हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 4 दिसंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक कंपनी एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचती है। क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है। ये क्या कह रहा है कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसे विक्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये 25% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1/4। यानी अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है तो इसे बेचने पर, यानी 4 यूनिट में बेचने पर इसे 1 यूनिट का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा? अब देख रहे हैं कि किसी संख्या में हम 1 जोड़ रहे हैं, 4 प्राप्त हो रहा है, तो वो संख्या क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इस पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कितना होगा? 1 का प्रॉफिट है 3 के ऊपर, तो ये हो गया 1/3 यानी कि 33.33%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ये आंकड़े दिए गए हैं, इनके बहुलक का योग 11 है। यदि x y से बड़ी है तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर डेटा का 2 ग्रुप है। एक ग्रुप आपका ये है, दूसरा ग्रुप ये है। अगर दोनों का बहुलक निकालते हैं तो बहुलक का योगफल कितना होना चाहिए? 11। और साथ में ये कंडीशन भी है कि x जो है y से बड़ी है। तो क्या होगा x और y का वैल्यू? देखिए, अगर इसको देखें तो 1 है 1 बार, 7 यहाँ पर 2 बार है और 3 भी 2 बार है। तो x का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से जब डेटा रहता है तो बहुलक क्या होता है? जो मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ 3 भी 2 बार आया हुआ है और 7 भी 2 बार आया हुआ है। तो x का यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि 3 और 7। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ देखिए 4 2 बार दिया गया है, उसके बाद 8 यहाँ पर 2 बार दिया गया है, 9 1 बार है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो 4 3 बार रिपीट हो जाएगा तो वो बहुलक बन जाएगा। अगर 8 लेंगे तो 8 3 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि ये कंडीशन कह रहा है कि x y से बड़ी है। अगर देखेंगे तो y का 2 वैल्यू है, तो इससे बड़ी होनी चाहिए x का वैल्यू। अगर आप 4 लेते हैं तो 4 से बड़ी आपको यहाँ पर 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 8 लेते हैं तो 8 से बड़ी यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 8 नहीं होगा। और यहाँ पर अगर 4 लेंगे तो यहाँ पर 7 पॉसिबल है, तो ये 3 भी नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों का योगफल देख लीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो कुल मिला के 11 हमें मिल भी रहा है। तो देखिए ऑप्शन, यानी कि ये दोनों का योगफल 10। ठीक है, तो 7 4 11 हो रहा है, तो दोनों का योगफल 10 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। दोनों का डिफरेंस यहाँ 3 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य? ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 11 13 ये तीनों प्राइम नंबर है और इन तीनों का एलसीएम या फिर गुणनफल जो बोलिए ये 1001 होता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या इन तीनों से कट रही है तो वो 1001 से जरूर कटेगी। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 1001 से कट रही है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 6006 है। इससे अगर आप भाग करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, प्रखर और रिया ने 56,700 रुपया निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 5400 रुपया था। यदि प्रखर का हिस्सा 1400 था तो उसका निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सवाल। आप जानते हैं कि अगर टाइम के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही निवेश का भी रेशियो होता है। आप देख रहे हैं कि आपके पास टोटल प्रॉफिट दिया है 5400 रुपया और जिसमें प्रखर का हिस्सा है 1400। तो इन दोनों में लास्ट में 2 जीरो कॉमन है, काट लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 54 है तो उसमें प्रखर का हिस्सा कितना है? 14 है। तो बचा कितना? 54 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 40। ये किसका हिस्सा होगा? ये रिया का हिस्सा होगा। ठीक है, यहाँ पर कटा के छोटा कर लीजिए। 2 से कट रहा 7 बार में, 2 से 20 बार में, यानी कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है 7:20 है। और यही प्रॉफिट का रेशियो इसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। तो यहाँ पर आप अगर रेशियो में जोड़ेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट तो कितना होगा? 27 होगा। जबकि सवाल में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दोनों का दे रखा है 56,700।
तो ये 56,700 के बराबर होगा। हमें निकालना है प्रखर का निवेश। अब देख रहे हैं यहाँ पर 7 यूनिट है, अब 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये है और ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो 27 से इसको डिवाइड करिए, 27 दूना 54 और 27 एक्का 27, यानी 2100 बार में ये जाएगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 2100 गुना 7 करेंगे तो ये आएगा कितना, 147 पर 2 जीरो, यानी 14,700। आगे, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 रुपया है, जो क्रय मूल्य से 33% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप डिस्काउंट परसेंट को एक्स मान के सक्सेसिव फार्मूला लगा सकते हैं। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो आप क्या करिए, रेशियो से कर लीजिए। अब देख रहे हैं कि क्रय मूल्य से 33% इन्होंने अधिक अंकित किया, यानी ये मार्कअप परसेंट है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 133 होगा। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। तो आप जानते हैं ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, सीपी से एमपी बनाते हैं, फिर एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है, और लास्ट में हमें मिलता है फाइनली क्या, सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर मार्क प्राइस दोनों साइड कट जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है, आपको रेशियो निकालना है ये वाला, सेकेंड वाला। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स से वाई रेशियो में यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद फाइनली हमें लिखना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो देखिए, लाभ प्रतिशत 13, यानी अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 113 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करने से हमें ये मिलता है। अगर हमें ये वाला रेशियो निकालना है तो आपको ये ऊपर वाला रेशियो से नीचे को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये 100 ले आइए और नीचे यहाँ पर 133 ले आइए, तो ये तो कट ही जाएगा, एक हो गया। 133 से अगर आप गुना करते हैं पूरा रेशियो में तो ये रेशियो बन जाएगा 133 अनुपात 113, यानी 133 पर कितना का डिस्काउंट हो गया, घटाने के बाद 20 का। तो यहाँ 20 का डिस्काउंट है, 113 के ऊपर 100% से गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कटाना इंपॉर्टेंट है, कैसे कटाएंगे, 113 है, ठीक है, आप सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए क्योंकि आंसर नज़दीक है। तो इधर हो जाएगा 2000, 113 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, 7, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, जीरो आया 870, 11 अठे 88 नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी 17.32% इसका आंसर होगा। आगे, एक रेलगाड़ी 2492 मीटर और 1914 मीटर लंबे सुरंगों को क्रमशः 81 सेकंड और 64 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं। क्या करना रहता है, दोनों सुरंग का डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 19, 5, 24 और इधर 78, यानी कि 578 मीटर का यहाँ पर डिफरेंस है। उसी तरह टाइम का भी डिफरेंस लेना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 सेकंड का डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को टाइम के डिफरेंस से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है ट्रेन का स्पीड। तो डिवाइड करिए, कितना आएगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है 34 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ पर आपको इस स्पीड से इतना सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 34 गुना 81। ठीक है, आप ये टाइम भी ले सकते हैं, अगर ये लेंगे तो आपको यहाँ पर सुरंग का लंबाई दूसरा वाला लेना होगा। ठीक है, तो गुना करना जरूरी है, यहाँ 4 एक का 4 हो जाएगा, उसके बाद 32 3 35 का 5 बचा 3, 24 3 27, यानी यहाँ पर इस स्पीड से 81 सेकंड में इतना मीटर दूरी ये ट्रेन कवर करेगी। अब जानते हैं जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो वो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों का लंबाई इसमें शामिल है। और आप देख रहे हैं कि इसमें सुरंग का लंबाई ये दे रखा है 2492, तो 2492 इसमें माइनस कर दीजिए तो आपको ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 6, 62 लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में है 262, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से इतना सेंटीमीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जिस दीवार को यह सीढ़ी छूती है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक दीवार है और इस पर इस तरह से एक सीढ़ी लगी हुई है और यह है जमीन। तो ये जो कोण बन रहा है ये दे रखा है 60 डिग्री का,
और ये पूछ रहा है कि दीवार की ऊंचाई क्या है, और साथ में ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से इतना सेंटीमीटर दूर है। तो आप पॉइंट को छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर दूर दूर है। 1115 सेंटीमीटर लेंगे, ये जो दूरी है यानी दीवार के निचले हिस्सा और सीढ़ी का निचला हिस्सा का, ये है 1115 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है इसका हाइट। तो यहाँ पर आपको रेशियो लगाना होगा। अब देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने कितना, √3 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट का वैल्यू ये दे रखा है 1115 सेंटीमीटर। आपको निकालना है √3 यूनिट का, और इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, अब जानते हैं 1 पॉइंट कितना होता है 7, कितना लेंगे 1 डिजिट तक। ठीक है, तो इसमें आप गुना करिए, 1.7 से अगर आप गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 17 पच्चीस 85, 58, 17 का 17 8 25, 2 17 2 19, 1 17 का 17 1 18। ठीक है, और पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1895 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक इसका आंसर होगा। तो 1895 की जब हम लोग क्रॉस करते हैं यहाँ पर 1932 एक ही ऑप्शन है जो कि इससे बड़ी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, शीतल अपने मासिक वेतन का 60% खर्च करती है। खर्च के बाद 33,200 रुपया बचते हैं। उनका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर किसी का वेतन में 60% खर्च हो रहा है तो उसका वेतन का 40% बच रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रुपया में 33,200 बचाता है। तो हम कह सकते हैं कि 33,200 जो है ये 40% का वैल्यू है। हमें निकालना है क्या, वेतन, यानी 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 20 से 2 बार में कटेगा, 20 से ये 5 बार में, और 2 से इसको कटा देंगे 16 और 6, यानी 16,600 गुना 5 करना आपको 80, और यहाँ पर 3 यानी कि 83,000 इसका मासिक वेतन आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, भानु शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 1/3 चाल से चलता है तो 50 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि ये जो चाल इन्होंने बदला है उसका फ्रैक्शन क्या है, 1/3। तो हम लेंगे इसका इनिशियल स्पीड 3, तो बाद वाला स्पीड कितना होगा, 1 होगा। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है तो आप जानते हैं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी 1:3 होगा। अब देखिए पहले 1 टाइम लग रहा था, अब 3 लग रहा है, तो यहाँ पर देरी हो रहा है 2 यूनिट का, जबकि एक्चुअल देरी इसको हो रहा है 50 मिनट का। तो ये 50 मिनट के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सामान्य समय। देख रहे हैं आप, पहला वाला ये सामान्य समय होता है और ये सामान्य चाल होता है। तो 1 मिनट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ 25 मिनट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 76% अधिक है तथा 54% की छूट दी जाती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल, आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने क्रय मूल्य से 76% बढ़ाया, यानी ये मार्कअप किया, उसके बाद 54% का डिस्काउंट दिया, दोनों परसेंटेज दे रखा है। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के हानि परसेंटेज निकाल लेंगे। 76 बढ़ाया प्लस का 76, डिस्काउंट दिया 54 का तो माइनस का 54, एक प्लस एक माइनस आया तो आगे माइनस आएगा, 76 गुना 54/100। तो इतना परसेंट का जो है इसका टोटल हानि होगा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, घटाने के बाद ये आ गया आपका 22, और ये आएगा, घटाना होगा। ठीक है, 4 से अगर कटाएं तो 25, 4 से ये 19, 25 से इसको अगर काटे तो 25 दूना 50 जाएगा, और 25 से कहाँ 25, 6 के 150। ठीक है, तो 19 दूना 38, यानी ये जो है 38 आ गया आपका पूर्णांक। उसके बाद डेसिमल में कितना आएगा, 19 का अगर 1.5 गुना भी करते हैं तो ये लगभग 3 के करीब आएगा। तो 38 3 41 में 22 घटाएंगे तो 19% के अप्रॉक्स में जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसमें वाट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर है, इसको मान लीजिए x, कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो है 4.5 इसके साथ भाग में, तो यहाँ पर से इसको हटा लीजिए, 4.5 नीचे लिख दीजिए। अब देखिए गुना के साथ 1.5 है तो ये काट देगा इसको 3 बार में, 3 से इसको काट देंगे 19.2 आएगा। इसके बाद x का वैल्यू हमें निकालना है, तो 5 को इस तरफ लाना होगा, यानी कि 19.2 गुना 5 बराबर x का वैल्यू होगा। तो 95 एक 96 जो आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, यदि किसी संख्या के 2/3 का 50% का 30% इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या x है, इसका 2/3 यानी 2/3। उसके बाद
आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर 5 दिया 15% टोटल हो जाएगा। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 बराबर 325 करेंगे। कटाइए, 3 कट जाएगा, 2 से 10 बार में एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3250। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे इसको सरल करना है। तो देखिए ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये नीचे वाला x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये एक कट जाएगा, बचेगा केवल x प्लस 5, उसमें -5 करना, तो कुल मिला के x इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे अंकिता और उसकी बेटी अनुश्री की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पूर्व अंकिता की आयु अनुश्री की आयु की 3 गुनी थी। अनुश्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो लोग हैं, एक तो अंकिता है, उसकी माँ एम लिखते हैं मदर, और उसकी बेटी जो है अनुश्री, इसको लिख देते हैं डॉटर डी। ठीक है, क्योंकि दोनों का नाम ए से ही शुरू हो रहा है। अब ये कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पूर्व अंकिता का आयु अनुश्री की 3 गुनी थी, यानी अगर बेटी 1 यूनिट की थी तो उसकी माता 3 यूनिट की होगी। ठीक है, और ये जो रेशियो है ये कब का है, ये अब से 5 वर्ष पहले का है, और वर्तमान योग आपके पास दे रखा है 50। अगर आपको 5 वर्ष पहले का योगफल निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों के आयु में 5 5 माइनस, यानी कि कुल मिला के इसमें आपको 10 माइनस करना होगा, तो आएगा कितना योगफल 40। तो यहाँ पर रेशियो में योगफल 4 है, जबकि एक्चुअल योगफल आया कितना 40, तो 10 गुना हो रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अनुश्री की वर्तमान आयु। तो देखिए कितना गुना, 10 गुना, तो एक का भी 10 हो जाएगा। तो ये जो है 10 वर्ष आया है कब, 5 वर्ष पहले का। वर्तमान में आना है तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 15 साल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 69% वृद्धि होती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम लोग मान लें कि ये जो गोला है इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 यूनिट है, तो इसका बाद वाला क्षेत्रफल क्या होगा वृद्धि होने के बाद। अब देख रहे हैं 69% का वृद्धि है, तो 100 में 69% बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 169 यूनिट। तो ये आ गया आपका एरिया का रेशियो। और आप जानते हैं कि ये गोला है, गोला का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। इसमें 4π कांस्टेंट रहता है, तो एरिया किस पर निर्भर करता है, रेडियस पर। और ये जो है क्षेत्रफल का अनुपात है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है। आपको अगर रेडियस का स्क्वायर निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। तो 100 का वर्गमूल 10 और 169 का आ जाएगा 13। तो रेडियस का जो रेशियो है ये है। अब आपको चाहिए आयतन का अनुपात, तो यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³, यानी 4/3π कांस्टेंट रहता है, रेडियस के क्यूब के रेशियो में इसका आयतन होता है। तो रेडियस यहाँ 10 है, तो 10 का क्यूब 1000 होगा, और 13 का क्यूब कितना 2197, आपको ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप डाल लीजिए कितना का वृद्धि है। देखिए इसको 100 बना लेंगे तो 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये कट ही जाएगा, और यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 219.7। तो ये 100 से 219.7 हुआ, तो 119.7% का यहाँ पर क्या है वृद्धि है, और यह इसका आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी ये रेशियो है तो आप ये पहला वाला पोर्शन को 100 बनाने का प्रयास करिए, हमेशा आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। आगे एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा टोटल सरफेस एरिया का। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो एच तो दिया है सवाल में 15, आर नहीं दिया, तो आर यहाँ से निकलेगा। आधार का क्षेत्रफल 169 पाई है। अब जानते हैं बेलन का आधार क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो यहाँ पर πr² बराबर 169 पाई होगा। पाई कट जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू 13 आया है, और अंदर आर प्लस एच यानी 13 + 15 कुल मिला के 28 जाएगा। 7 से 1 कट जाएगा, 4 बार में गुना कर लीजिए, इकाई अंक अलग अलग है, 4 तिया 12 2 चौके 8, तो 8 इकाई अंक वाला इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर खींची गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू 25 सेंटीमीटर, पी आर 25, क्यू आर 40, यानी यहाँ पर दो भुजा इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे।
इसमें ये जो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका नाम दे दीजिए QR, ऊपर में P ले लीजिए। तो PQ कितना दे रखा है 25, PR कितना है 25। आपको हाइट निकालना है इसका। ये जो कह रहा है QR पर खींची गई ऊंचाई, तो QR ये है, इस पर अगर ऊंचाई खींचेंगे तो इस तरह से आएगा, तो इसका ऊंचाई आपको निकालना है। तो क्या होगा, अब जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इस पर हम लोग ऊंचाई खींचे हैं तो ये आधार को 2 बराबर भाग बांटेगा। टोटल 40 है तो ये आधा कितना होगा 20 होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए S पॉइंट है तो S से लेके R तक आपका 20 हो गया, और ये 25 है तो ये कितना होगा। अब जानते हैं ट्रिपलेट, यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, 25 को 5 गुना 5 कर दीजिए, 20 को कर दीजिए 5 गुना 4, तो 5 कॉमन है दोनों में, इसमें भी आपको 5 कॉमन रखना, और यहाँ पर 5 4 के साथ 3 ट्रिपलेट आता है तो 3 लगाना, तो कुल मिला के 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आगे इसको सरल करना है, तो यहाँ पर ये आसान रहता है। आप देखिए XYZ को भूल जाइए, आप केवल संख्या पे फोकस करिए, ठीक है। अगर ये 35 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, और ये भाग में तो नीचे आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये 5/25 होगा, 5 से एक बार में, 5 से 5 बार में, तो नीचे 5 आना चाहिए। किस ऑप्शन में 5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक सवाल हम लोग इस तरह का पिछले शिफ्ट में डिटेल में किए थे। आगे ये अनुपात है, इसमें ए का मान ज्ञात करना है, तो कटा लीजिए 11 से 4 बार में, आपको नहीं कटेगा। ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 4 गुना 180 यानी कि 720, ऑप्शन नंबर सी। आगे इस सवाल में कुछ मिस्टेक था, इस वजह से इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। आगे एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 15% घट जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये सवाल कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको वॉशिंग मशीन और टीवी के इनिशियल जो प्राइस है उसका रेशियो लेना। ये कह रहा कि वॉशिंग मशीन टीवी से 25% कम प्राइस का, तो इसका फ्रैक्शन 1/4, यानी टीवी अगर 4 यूनिट का है तो वॉशिंग मशीन हो जाएगा 4 से कम यानी कि 3 यूनिट का, ठीक है। अब आपको लास्ट में जाना है, देखना है कि हमसे ये क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है 8 वॉशिंग मशीन, तो 8 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, और 4 टीवी, तो टीवी में 4 से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ कटने वाला है तो कटा देंगे, देख रहे हैं आप 4 चौके 16 हो रहा, तो 8 से इसको कटा देंगे 2 बार में, तो फाइनल रेशियो आपको मिलेगा 3:2। अब आपको लिख लेना है वृद्धि कमी। यहाँ वॉशिंग मशीन का प्राइस 83% बढ़ा है तो प्लस का 83%, और टीवी 15% घटा है तो माइनस का 15%। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा दीजिए, 13 से तिया कितना होगा 9, यानी 249, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में 30%, घटा लीजिए। उसके बाद 3 + 2 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जो तरीका होता है। अगर इसको आप घटाते हैं तो बनेगा कितना 219, 219% को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 जाएगा, 5 तिया 15 जाएगा, यानी 43% यहाँ पर वृद्धि है लगभग। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे 3 पेन की कीमत 5 पेंसिल की कीमत के बराबर है। 5 पेन और 3 पेंसिल की कुल कीमत 34 रुपया है। 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आसान सवाल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कह रहा है 3 पेन 5 पेंसिल की कीमत के बराबर है, तो यहाँ पर आप पेन और पेंसिल की कीमत का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। क्या, पेंसिल कितने हैं 5 हैं तो ये पेन का प्राइस हो जाएगा, और पेन कितने हैं 3 है तो ये पेंसिल का प्राइस हो जाएगा, तो इस रेशियो में इसके प्राइस है। अब ये कह रहा है कि 5 पेन 3 पेंसिल का कुल कीमत 34 है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेन का कीमत कितना है 5 है, ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है, और इसे 5 पेन का कीमत निकालना तो 5 से यहाँ गुना करना होगा, और 3 पेंसिल है, एक पेंसिल 3 रुपया का, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 से गुना करेंगे, यानी कि ये कुल मिला के 25 और इधर 9, तो जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 34, जबकि एक्चुअल में भी ये कह रहा है कि 34 रुपया के बराबर है, तो सीधा सीधा एक गुना है, यानी ये जो प्राइस है पेन का 5 रुपया है और पेंसिल का 3 रुपया है। अब जो हमें निकालना है वो निकाल लेंगे। 3 पेन तो एक पेन का 5 है तो 3 पेन का 15 होगा, प्लस एक पेंसिल का 3 है तो 5 पेंसिल का 15 होगा, तो 15 + 15 30 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
बी अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कार्य कितने दिनों में करेगा। ठीक है, सेम सवाल एक हम लोग पहले कर चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि बी अकेले करता है तो ये 10 दिन का टाइम लेता है, और ए और बी जब साथ में करता है तो 5 दिन का टाइम लेता है, यानी टाइम जस्ट इसका हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हैं कि ए और बी का एफिशिएंसी बराबर है। अगर बी करता है 10 दिन में तो ए भी करेगा 10 दिन में, लेकिन इसका 2 गुना काम ए के द्वारा किया जाएगा तो इसका 2 गुना टाइम भी लगेगा, तो 20 दिन का यहाँ पर टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 6800 रुपया की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन याद कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल। आप देख रहे हैं कि मूलधन आपके पास है 6800 रुपया। अगर इसको 10% का ब्याज मिल रहा है तो प्रत्येक साल ये जो मूलधन है इतना गुना हो जाएगा, 1.1 गुना। ठीक है, तो आपको 1.1 गुना करना है। टाइम 2 वर्ष का है तो 2 बार यहाँ पर 1.1 गुना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई अंक इसका 8 का 8, फिर एक 8 का 8 ही रहने वाला है, तो 8 इकाई अंक केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, 14 जिम्नास्टों की लंबाई ये दे रखा है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चेक कर लीजिए, 178 पहला ऑप्शन है। 178 कितना बार आया है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 2 बार। 172 की अगर बात करें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, अब नहीं यहाँ, ये भी 2 बार। 163 की अगर बात करें तो 63 यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 73 की अगर बात करें तो यहाँ है। ठीक है, ये हो गया आपका 73, ये हो गया 73, और ये हो गया, और ये हो गया, यानी कि ये कुल 4 बार आए हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।